सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौरव उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक लोक प्रशासन विभाग से। श्रोताओं, आप सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस 2026 की मंगलमय एवं राष्ट्र चेतना से अनुप्राणित शुभकामनाएं। श्रोताओं, भारत भूमि की पुण्य परंपरा को, भारत की अखंड सांस्कृतिक चेतना को और भारत की स्वाधीनता के लिए अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित करने वाले उन सभी ज्ञात अज्ञात राष्ट्रवीरों को सबसे पहले कोटि सौ नमन, जिनके त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान, इन सब से जो परतंत्रता की रात्रि थी उसका अवसान हुआ और स्वाधीन भारत का प्रभात उदित हुआ। श्रोताओं, जो 15 अगस्त का दिन है यह केवल कालगणना की एक तिथि मात्र नहीं है, यह भारतीय जीवन की स्मृति, स्वाभिमान और संकल्प चेतना का पर्व है। देखा जाए तो यह वो दिवस है जब हम अपने अतीत को स्मरण मात्र नहीं करते, बल्कि अपने वर्तमान का परीक्षण और अपने भविष्य का संकल्प भी करते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, ये प्रश्न इससे और अधिक गंभीर है। स्वतंत्रता का भारतीय अर्थ क्या है और उससे भी आगे बढ़ के कि स्वतंत्र भारत का हमारा कर्तव्य क्या है। राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति की बात करें तो निसंदेह स्वतंत्रता की वो प्रथम और अनिवार्य उपलब्धि है, किंतु जो भारतीय मनीषा है उसने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक प्रभुसत्ता के अंत तक सीमित नहीं किया। हमारे यहाँ देखा जाए तो स्वतंत्रता का संबंध मनुष्य के स्वत्व से है। स्वत्व अर्थात अपना होना या अपने आत्मस्वरूप का बोध होना, अपनी अस्मिता का बोध होना और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्तव्य का बोध होना, हमें अपने जीवन का जो प्रयोजन है उसका बोध होना। इसलिए भारतीय चिंतन का जो प्रश्न केवल यह नहीं रहा है कि मुझे क्या अधिकार प्राप्त है। हमारा जो चिंतन है उसमें एक प्रश्न उठा है कि को अहम, ये मेरा व्यक्तिगत या किसी अन्य व्यक्ति का आग्रह नहीं है, यह उपनिषद का आग्रह है। उपनिषद का ऋषि पूछता है को अहम, अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा स्वत्व क्या है, मेरी जीवन दृष्टि क्या है और मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। जैसा मैंने अभी बताया कि यह प्रश्न केवल उपनिषदों का एक आध्यात्मिक प्रश्न मात्र नहीं है, यह राष्ट्र जीवन का भी एक मूल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वत्व से अपरिचित है अभी तक, वह स्वतंत्र होकर भी देखा जाए तो पराधीन ही है, वो परानुकरण का शिकार हो रहा है। और जो समाज अपनी सभ्यतागत स्मृति से विच्छिन्न हो जाता है तो वो सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र होकर मानसिक रूप से परतंत्र रह सकता है। इसलिए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वतंत्रता का प्रथम आधार है स्वत्व बोध। और क्यों? क्योंकि स्वत्व बोध से जागता है विवेक, और विवेक से क्या आता है? विवेक से आता है संयम। फिर देखा जाए आगे तो संयम से एक चीज उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं कर्तव्य बोध, और यही कर्तव्य बोध जब व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र तक विस्तृत होता है तब उसका स्वरूप जो बनता है उसे ही राष्ट्र धर्म कहते हैं। उपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, वो कहता है कि आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। यहाँ पर जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं वो मैत्रेयी को कह रहे हैं कि आत्मा को जानना है, उसके विषय में श्रवण भी करना है, मनन करना है और अंततः सत्य को जो हमारा जीवन है उसमें प्रतिष्ठित करना है। तो भारतीय स्वतंत्रता बोध की अगर गहराई को देखा जाए तो वो इसी में निहित है। ऐसा हम कह सकते हैं कि बाहरी बंधनों से मुक्ति तो आवश्यक है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण है अपने भीतर के बंधनों से मुक्ति। किस तरह का बंधन? लोभ का बंधन, भय का बंधन, मोह का बंधन, अहंकार का बंधन और सबसे महत्वपूर्ण स्वार्थ का बंधन। भगवत गीता की बात करें तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्देर दात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना उत्थान स्वयं करे, स्वयं को पतन की ओर न ले जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। श्रोताओं, यहाँ देखा जाए तो जो स्वतंत्रता है उसका एक अत्यंत गंभीर अर्थ हमारे सामने आता है। वो क्या है? वो है कि स्वतंत्रता का प्रथम क्षेत्र मनुष्य स्वयं में है। यानी जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो स्वतंत्रता का उत्तरदायी उपयोग भी नहीं कर सकता। और यही आत्म अनुशासन जो है ये आगे चलकर स्वराज्य का आधार बनता है। स्वराज्य का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो वह है अपने शासन का अधिकार, किंतु उसका एक गहनतर अर्थ और भी है, वो है स्वपर राज्य। अर्थात क्या? अर्थात ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति अपने विवेक से स्वयं को अनुशासित करता है और अपने कर्तव्य को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। इसलिए जो स्वराज्य है वो केवल राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति नहीं है। स्वराज्य देखा जाए तो एक संस्कार है, एक प्रकार की साधना है और मुख्य रूप से एक उत्तरदायित्व है। और इसीलिए स्वतंत्रता का प्रश्न केवल यह नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि यह भी है कि मुझे क्या करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन दोनों प्रश्नों के बीच का जो विवेक है, इनके बीच में जो विवेक उपस्थित है, वही जो है वो सभ्य स्वतंत्रता की सीमा और उसकी जो गरिमा है उसको निर्धारित करता है। भारतीय परंपरा में देखा जाए तो जो मनुष्य है उसको अधिकारों का अकेला स्वामी नहीं माना गया है। मनुष्य को भारतीय चिंतन में एक ऋणानुबद्ध प्राणी माना गया है। इसका अर्थ क्या है? किस प्रकार का ऋण? जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण और सबसे महत्वपूर्ण अंत में प्रकृति का ऋण। अर्थात हम केवल अतीत से प्राप्त करने वाले मात्र नहीं है, हम भविष्य के प्रति न्यासधारी भी हैं। हमने जो पाया है
उसे उसी रूप में आगे पहुंचा देना पर्याप्त नहीं है, और उसे और अधिक समृद्ध, संस्कारित और समर्थ बनाकर जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको सौंपना हमारा दायित्व है। और यहाँ देखा जाए तो यही जो है, ये राष्ट्र जीवन की जो सातत्य बोधनी चेतना है उसका प्रकटीकरण है। और जो आधुनिक भारतीय गणराज्य अगर हम बोलें तो उसने भी इसी दायित्व बोध को संवैधानिक रूप दिया है। कैसे? इसको देखने के लिए एक सबसे उपयुक्त उदाहरण है हमारे संविधान का आर्टिकल 51A। संविधान के अनुच्छेद 51(1) ने नागरिकों को क्या स्मरण कराया है कि किन किन चीजों का, जैसे राष्ट्र की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, और जो प्रत्येक क्षेत्र है लोक जीवन के उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रयत्नशील रहना। ये सभी देखा जाए तो ये नागरिक जीवन जो है उसके अंग हैं। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य आपस में परस्पर विरोधी नहीं है। यहाँ पर कर्तव्य का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि जो अनुच्छेद 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उनकी बात करता है। अधिकार और कर्तव्य जैसे मैंने अभी बात की कि वो आपस में परस्पर विरोधी नहीं है। अधिकार जो है वो स्वतंत्रता की जो प्रतिष्ठा है उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, और कर्तव्य जो है वो उस स्वतंत्रता की मर्यादा और उसकी सार्थकता सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। श्रोताओं, अब एक प्रश्न और आता है कि राष्ट्र क्या है? क्या राष्ट्र केवल भूगोल है? क्या वो केवल एकमात्र राज्य सत्ता है? या क्या वह केवल संविधान और संस्थाओं का एक समुच्चय है? भारतीय राष्ट्र दृष्टि की बात की जाए या भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसने इन सबको स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए भी राष्ट्र को इससे कहीं व्यापक अर्थ में देखा। भारतीय चिंतन के अनुसार राष्ट्र क्या है? राष्ट्र भूमि है, लोक है, इतिहास है, संस्कृति है, स्मृति है, आस्था है, हमारा सबका साझा पुरुषार्थ है, और हम सभी का साझा भविष्य है। यह कह सकते हैं कि राष्ट्र कोई क्षणिक राजनीतिक संरचना नहीं है। राष्ट्र एक दीर्घजीवी सांस्कृतिक चेतना है। अगर हम ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का एक सामुदायिक मंत्र है। उसमें ऋग्वेद का ऋषि कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांक्षि जानताम, अर्थात साथ चलो, साथ विचार करो, साथ संवाद करो, और आपस में अपने मनों में सामंजस्य स्थापित करो। यहाँ देखा जाए तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जो भारतीय एकता की प्रकृति है इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमारी जो एकता है वो एक रूपता पर आधारित नहीं है, यानी यूनिफॉर्मिटी पर आधारित नहीं है। हमारी शक्ति, देश की जो राष्ट्र की शक्ति है वो विविधताओं यानी डाइवर्सिटीज को इरेज करने में नहीं है, मिटाने में नहीं है, उन्हें एक व्यापक सांस्कृतिक सूत्र को के रूप में पिरोने में है। जैसे भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक तरह की परंपराएं हैं, अनेक क्षेत्र हैं, वेश अलग अलग हैं, जीवन पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी राष्ट्र चेतना का जो अंतः सूत्र है वो एक है, और यही भारत का जो सांस्कृतिक राष्ट्रबोध है वो इसका परिचायक है। हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में पृथ्वी के प्रति हमारी जो अनुभूति है उसका एक अद्भुत उद्घोष है। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि जो है वो मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। यहाँ देखा जाए जो मातृभूमि है वो केवल भौगोलिक क्षेत्र मात्र नहीं है, वो हमारे अस्तित्व की आधार भूमि भी है। वो हमारी स्मृतियां जो हैं उन स्मृतियों की भूमि है, वो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी कर्म भूमि है, वो हमारे स्वप्नों की भूमि है, और वो हमारी जो भावी पीढ़ी आएगी उनकी एक धरोहर है। इसीलिए श्रोताओं ये देखा जाए, ये कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्र प्रेम है वो केवल एक भावुक उद्गार मात्र नहीं है। जो हमारा भारतीय दृष्टि से राष्ट्र प्रेम है वो ममत्व से जन्म लिया हुआ एक प्रकार का दायित्व है। भारतीय राष्ट्र प्रेम एक प्रकार की कृतज्ञता है, वो हम सबका समर्पण है, और यही भाव जो है वो एक और जगह प्रतिष्ठित होता है। एक बहुत ही चर्चित श्लोक है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। श्रोताओं, यहाँ पर इस भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र प्रेम का अर्थ किसी अन्य के प्रति द्वेष नहीं है। राष्ट्र प्रेम का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि अपनी मातृभूमि के प्रति परम निष्ठा रखना और उसके कल्याण के प्रति सतत समर्पण होना। और यहाँ पर एक चीज और हो जाती है, वो है राष्ट्र प्रेम के भाव से उठना और उससे उठकर राष्ट्र धर्म की चर्चा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि राष्ट्र धर्म क्या है? क्या राष्ट्र धर्म केवल राष्ट्र के नाम का उद्घोष है? जी नहीं। राष्ट्र धर्म है अपने कर्तव्य का निष्काम, निष्ठापूर्ण और सातत्यपूर्ण आचरण। यानी कैसे? इसको हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे जब कोई शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में, उनके चारित्रिक विकास में अर्पित करता है, वहां भी राष्ट्र धर्म है। जब कोई विद्यार्थी ज्ञान को केवल जीविका का साधन मात्र नहीं मानता बल्कि राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति का आधार मानता है, वहां भी राष्ट्र धर्म है। या वही राष्ट्र धर्म है जब कोई किसान अपनी धरती को अन्नपूर्णा के रूप में देखते हुए उसकी भूमि में श्रम करता है, वहां भी राष्ट्र धर्म है। और जैसे जब कोई वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा को राष्ट्र की जो वैज्ञानिक सामर्थ्य है उसमें रूपांतरित करता है, तो वहां राष्ट्र धर्म है। जब कोई सैनिक मातृभूमि की सुरक्षा को अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर रखता है, तो वहां भी राष्ट्र धर्म है। इसके अतिरिक्त जैसे कोई प्रशासक है, जब वो प्रशासक सत्ता को अधिकार नहीं मानता बल्कि लोक सेवा का उत्तरदायित्व मानता है या एक प्रकार का दायित्व मानता है, तो वहां राष्ट्र धर्म है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब सामान्य नागरिक हम सभी अपने आचरण में सत्य, अनुशासन, करुणा, ईमानदारी और सार्वजनिक हित इन सबको स्थान देते हैं, तो वहां भी राष्ट्र धर्म है।
क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता या केवल सीमाओं पर नहीं बनता। राष्ट्र जो है वो नागरिकों के चरित्र में बनता है, राष्ट्र संस्थाओं में बनता है, राष्ट्र श्रम में बनता है, राष्ट्र ज्ञान में भी बनता है, और राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है त्याग में, वो त्याग में बनता है। और राष्ट्र उस मौन कर्तव्य पालन में बनता है जिसका कोई समाचार नहीं बनता, पर जिससे राष्ट्र का भविष्य बनता है। इसीलिए देशभक्ति केवल उद्घोष मात्र नहीं है, देशभक्ति एक प्रकार का जीवन संस्कार है। अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाना भी देशभक्ति है, ज्ञान की साधना करना देशभक्ति है, राष्ट्र की जो संपदा है उसका संरक्षण करना देशभक्ति है, समाज में समरसता का निर्माण करना भी देशभक्ति है, और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, ये भी देशभक्ति की एक परम अभिव्यक्ति है। इसलिए ही कहा जाता है राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। सोचता जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा था, उसने हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी, उसने हमें एक ऐतिहासिक दायित्व भी सौंपा। जैसे हमारे पूर्वजों ने परतंत्र भारत को स्वतंत्र भारत में रूपांतरित किया, ये हम जानते हैं। अब हमारी जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसके सामने कुछ प्रश्न हैं, जैसे क्या हम स्वतंत्र भारत को समर्थ भारत में रूपांतरित कर पाएंगे? समर्थ भारत कैसा भारत? यानी ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, जो जहां ज्ञान और विज्ञान में देश के युवा हैं वो अग्रणी भूमिका निभाएं, तकनीकी दृष्टि से राज्य सक्षम हो, सामाजिक दृष्टि से समरसता हो, सामाजिक दृष्टि से समरसता होने के साथ साथ जो सांस्कृतिक दृष्टि है राष्ट्र की, उससे राष्ट्र आत्मविश्वासी हो, लोकतांत्रिक दृष्टि से वो सुदृढ़ हो, और जो उसकी अपनी सभ्यतागत अस्मिता है उसके प्रति राष्ट्र जागृत हो। क्यों? क्योंकि यदि भारत को आधुनिक होना है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन भी है कि हमें आधुनिक तो होना है किंतु आत्मविस्मृत होकर आधुनिक नहीं होना है। भारत को विश्व से संवाद करना है लेकिन स्वत्व को खोकर नहीं करना है। भारत को विकास करना है लेकिन अपनी जो प्रकृति है, अपनी संस्कृति जो है और हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है उसको विस्मृत करके हमें अपना विकास नहीं करना है। और यही सब हमारा जो समय है उसकी आने वाले समय की एक तरीके से देखा जाए तो वास्तविक चुनौती है। इसलिए स्वतंत्रता का जो अगला चरण होगा वो केवल आर्थिक विकास मात्र नहीं होगा। वो क्या है? वो है आत्मविश्वास, वो है आत्मनिर्भरता, वो है चरित्र, वो है सामर्थ्य, वो है ज्ञान, और वो सबसे इन सब का एक तरीके से अंतिम प्रयोजन है, वो है लोक मंगल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। यानी परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए राष्ट्र की जो शक्ति है उसका चरम प्रयोजन यदि देखा जाए तो केवल शक्ति संचय नहीं है, और इसके आगे हम और भी जोड़ सकते हैं कि जो शक्ति है उसका अंतिम प्रयोजन जो है वो लोक मंगल है। और यही लोक मंगल भारतीय जो राष्ट्र की दृष्टि है उसका एक तरीके से वैश्विक आयाम है। भारत का उत्थान केवल भारत मात्र के लिए नहीं है, भारत का उत्थान केवल भारत की प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। क्यों? ये हम सोचते हैं तो हमें पता है कि भारतीय परंपरा की जो दृष्टि रही है वो बहुत व्यापक रही है। भारतीय चिंतन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनो, यानी सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरामय हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात सब मंगल देखें। और यही वो बिंदु है जहाँ राष्ट्रभक्ति मानवता से जुड़ती है और जो राष्ट्र धर्म है वो लोक धर्म में विकसित होता है। इसलिए सोताओं, स्वतंत्रता देखा जाए तो कोई पूर्ण विराम नहीं है। स्वतंत्रता एक प्रकार से नव प्रस्थान है। जैसे 1947 ने एक अध्याय पूर्ण किया, अब हमारा दायित्व है कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, हम सभी जो प्रत्येक पीढ़ी अब 1947 के बाद की है, उसका कर्तव्य है कि वो अपना अगला अध्याय किस प्रकार से लिखे, और उस अध्याय की जो लेखनी है वो हमारे हाथ में है। हमने देखा है, हमने पढ़ा भी है कि ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसका एक अमर आह्वान है, चरैवेति वेति, यानी चलते रहो, और क्या, सृजन करते रहो, साधना करते रहो, और राष्ट्र को निरंतर समर्थ बनाते रहो। इसमें हम आगे जोड़ के देखें तो कठोपनिषद का भी एक वाक्य मुझे स्मरण आ रहा है। उसमें कहा गया है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने स्वत्व को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने राष्ट्र को पहचानो, और जो अपना पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ चतुष्टय से भारत का जो भविष्य है उसको आलोकित करो। श्रोताओं, आज का जो दिन है, इस पुनीत दिन पर केवल हम एक प्रण तो ले सकते हैं, लेकिन उस प्रण लेने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम जब तिरंगे के सम्मुख खड़े हुए तो हम केवल अतीत के बलिदानों को प्रणाम मात्र न करें, हम भविष्य के प्रति अपनी प्रतिज्ञा भी करें। हम ये कहें कि भारत हमारी मातृभूमि है, उसकी स्वतंत्रता हमारा उत्तरदायित्व है, उसकी संस्कृति हमारी सभ्यतागत स्मृति है, उसकी जो ज्ञान परंपरा है वो हमारी अक्षय निधि है, उसकी जो एकता है वो हमारी सामूहिक साधना है, और उसका जो भविष्य है वो हमारा पुरुषार्थ है। तभी इन सब के बाद स्वतंत्रता केवल अधिकार मात्र नहीं रहेगी, स्वतंत्रता एक प्रकार से उत्तरदायित्व बनेगी। और तभी स्वराज्य जो मैंने पूर्व में बताया था वो केवल शासन पद्धति मात्र नहीं रहेगा, वो जीवन संस्कार बनेगा। और तभी राष्ट्र केवल राजनीतिक संज्ञा मात्र नहीं रहेगा, वो एक तरीके से जीवंत राष्ट्र चेतना बनेगा। और तभी जो ये 15 अगस्त की तिथि है ये केवल एक प्रकार से इतिहास की स्मृति मात्र नहीं रहेगी, ये भविष्य की प्रतिज्ञा लेने का भी एक दिवस बनेगी। आइए आज के इस पुनीत दिन पर हम अपने भीतर की जो परतंत्रताएं हैं उनको पहचानें, अपने स्वत्व को जागृत करें, अपने कर्तव्य को हम स्वीकार करें, अपने राष्ट्र को हम समर्थ बनाएं, और उस परम वैभवशाली भारत के निर्माण में अपना योगदान दें जिसकी चेतना ने
सहस्त्राब्दियों की जो विपत्तियां थी, उन विपत्तियों के बावजूद भी अपनी जो जीवन धारा थी, उस जीवन धारा को अक्षुण्ण रखा है। हमने अभी चर्चा की चरैवेति की। हम यही कह सकते हैं कि जो भारत की यात्रा है वो अविराम रहे, भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रहे, भारत की एकता अटूट रहे, भारत का स्वाभिमान अडिग रहे और जो भारत का पुरुषार्थ है वो विश्व कल्याण की दिशा में निरंतर अग्रसर रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद।